नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। खास पेशकश में आपका स्वागत है और सबसे पहले बात करेंगे अब एक्शन की बारी। महाराष्ट्र के नागपुर में सोमवार की रात भीषण हिंसा देखने को मिली। नागपुर के महल इलाके में पथराव, कई गाड़ियों में तोड़फोड़ और आसपास के इलाके में आगजनी की गई है। इस घटना के बाद से ही शहर में तनाव की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में नागपुर शहर के कोतवाली, गणेशपेट, लक्कड़गंज, पचपावली, शांतिनगर, सक्करदरा, नंदनवन, इमामवाड़ा, यशोधरा नगर और कपिल नगर पुलिस थाना क्षेत्र में कर्फ्यू लगाया गया। नागपुर के पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर कुमार सिंघल ने बताया कि यह कर्फ्यू अगले आदेश तक लागू रहेगा। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक इस हिंसा में 20 से 22 पुलिसकर्मी घायल हैं। वहीं 62 से 65 उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया गया है। नागपुर पुलिस आयुक्त डॉक्टर रविंदर सिंघल ने कहा कि स्थिति नियंत्रण में है। एक तस्वीर जलाई गई थी जिसके बाद लोग जमा हुए और उनके निवेदन पर हमने कार्रवाई की। लोगों का प्रतिनिधिमंडल मुझसे मिलने मेरे ऑफिस भी आया था। आपको बता दें, हमने एफआईआर भी दर्ज की। अधिकारी ने बताया घटना करीब 8:30 बजे की है। 2 वाहन जलाए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और हम सब घटना पर नजर बनाए हुए हैं। अभी वहां स्थिति नियंत्रण में है, ये अधिकारियों ने जानकारी दी है। महाराष्ट्र के नागपुर में हुई हिंसा के बाद से इलाके में तनाव का माहौल बना हुआ है। महल इलाके में एक पक्ष द्वारा बड़े स्तर पर हिंसा को अंजाम दिया गया। इसके बाद इलाके में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया और कई क्षेत्रों में कर्फ्यू भी घोषित किया गया है। पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी भी कर रही है और लगातार शांति व्यवस्था कायम करने का भी प्रयास पुलिस कर रही है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता चंद्रभान मौर्य हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंद्रभान, औरंगजेब की कब्र पर अब सियासी जंग जारी है। कई क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित किया गया है। हालात फिलहाल प्रशासन बता रहा है काबू में है, लेकिन अभी की स्थितियों की अगर बात की जाए तो स्थितियां कैसी हैं और पुलिस प्रशासन क्या वहां पर पुलिस प्रशासन ने व्यवस्था की है ताकि जो शांति व्यवस्था दुरुस्त हो सके? कल जिस तरह बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद और तमाम हिंदू संगठनों ने जगह जगह औरंगजेब की कब्र का मुद्दा उठा के आंदोलन किया था, उस मुद्दे के ऊपर जब दोनों तरफ नागपुर में जहां महाल करके जगह है वहां दोनों संगठन दोपहर तक एक दूसरे के सामने आ गई। पुलिस प्रशासन ने दोनों को अपने अपने जगह भेज दिया कि शाम के समय जब तरावी की नमाज के बाद जो हंगामा हुआ, तो दरअसल हंगामा का कारण ये था कि सोशल मीडिया पे एक वायरल पोस्ट ये किया गया कि कुरान की बेअदबी की गई। बेअदबी के वजह से ये पूरा भड़का हुआ, दंगा हुआ और पूरे नागपुर में 5 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू की स्थिति लगा दी गई। कि प्रशासन जो अलर्ट थी वो घायल हुई है। खुद वहां के डीसीपी घायल हुए हैं। जो महानगर पालिका के फायर ब्रिगेड के अग्निशमन दल के अधिकारी थे वो आग बुझाने गए थे, उन्हें घायल किया गया। लेकिन डेप्यूटी सीएम और नितिन गडकरी खुद नागपुर के में आए और उन्होंने लोगों से अपील की कि प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है और अब पूरी तरह प्रशासन ये जो धारा लगाए हैं कि किसी तरीके का कोई भी उत्पात अब नहीं हो रहा है। हाँ बिल्कुल चंद्रभान, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आप नज़र बनाए रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेंगे। तो कई क्षेत्रों में कर्फ्यू घोषित किया गया है। हालात जो है वो अब काबू में जरूर हैं, लेकिन अभी भी तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन लगातार मुस्तैदी से कैंपिंग कर रहा है और लगातार जिस तरीके से हिंसा ग्रस्त क्षेत्र में कर्फ्यू घोषित किया गया है, हिंसा के बाद प्रशासन का एक्शन लगातार जारी है। तस्वीरों में साफ तौर पर आप देख पा रहे हैं पुलिस या एक्शन के बाद भीड़ तितर बितर हुई और जो हिंसा का दौर चला वो फिलहाल काबू में है। कई लोगों के इस दौरान घायल होने की
और अब हम बात करेंगे मस्जिद बनी अखाड़ा। मेरठ में 2 शहर काजी को लेकर पुलिस ने 24 लोगों को मुचलके में पाबंद कर दिया है। इनमें अधिकतर राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं। शहर काजी के पद को लेकर मुस्लिम समाज के 2 पक्षों में घमासान मचा हुआ है। हापुड़ रोड स्थित एक होटल में शहर इमाम कारी सफीकुर रहमान कासमी को भी मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने पगड़ी बांधकर अगले शहर काजी होने का ऐलान कर दिया। इससे पहले सोमवार को शहर काजी जैनुस साजुद्दीन सिद्दीकी के इंतकाल के बाद मुस्लिम समाज के बड़े तबके ने उनके बेटे डॉक्टर सालिकीन सिद्दीकी को शहर काजी की पगड़ी बांधी थी। कारी सफीकुर रहमान ने वीडियो जारी कर इसका विरोध किया था और जलसे का ऐलान किया था। एक तरफ नए शहर काजी डॉक्टर सालिकीन सिद्दीकी का जमीयत उलमाए हिंद ने समर्थन किया, वहीं दूसरी तरफ हापुड़ रोड पर एक जलसे का आयोजन किया गया जिसमें कारी सफीकुर रहमान कासमी को शहर काजी बनाए जाने का ऐलान करते हुए उनको पगड़ी बांधी गई। कारी सफीकुर रहमान का कहना है कि उन्हें मुस्लिम समाज के हर तबके के लोगों ने शहर काजी चुना है, किसी आलिम को ही इस पद पर होना चाहिए। उन्होंने दारुल उलूम देवबंद से 1969 मौलवियत की डिग्री हासिल की थी। उसके बाद दारुल उलूम देवबंद ही में टीचर रहे। दोनों के समर्थक अब हर रोज अलग अलग मस्जिदों में उनके स्वागत समारोह कर पगड़ियां बांध रहे हैं। मस्जिदों में हर रोज नारेबाजी हो रही है। कई पार्टियों के मुस्लिम नेता इस विवाद में हाथ भी सेंकते नजर आ रहे हैं। इबादतगाह को काजियों के दबदबे का अखाड़ा बनाया जा रहा है। ये सब माह रमजान में हो रहा है और इसको लेकर अब दो गुट में लोग बढ़ते नजर आ रहे हैं। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजू शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजू, शहर काजी की पदवी पर अब रार लगातार जारी है। कथित काजियों में अब तलवार खिंच गई है, क्या है पूरा मामला और अब हालात कैसे बने हुए हैं इन दोनों गुटों में? कहीं से अब राजनीति भी इनमें शुरू हो गई है। बिल्कुल, देखिए मनोज, में शहर काजी पद को लेकर विवाद शुरू है। अलग अलग दावेदार शहर काजी बनने के लिए लगातार दावेदारी कर रहे हैं और बाकायदा इनके समर्थन में अब तमाम जो राजनीतिक पार्टियों के नेता है वो भी पहुंच रहे हैं। एक पक्ष में ज्यादातर राजनीतिक पार्टी के लोग, दूसरे पक्ष में मुस्लिम समाज के जो लोग हैं वो लगातार ताजपोशी करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये पूरा जो प्रकरण है 10 मार्च से शुरू हुआ और लगातार ये सिलसिला जारी है। जगह जगह स्वागत किया जा रहा है, ताजपोशी की जा रही है। मुस्लिम पक्ष चाहता है कि जो लोकल ताल्लुकीन है उसको जो है शहर काजी बनाया जाए, ताकि जो दूसरा पक्ष है वो चाहता है कि जो शहर के पुराने कारी है उनको शहर काजी बनाया जाए। तो लगातार जो विवाद है गहराता जा रहा है और उसमें लगातार राजनीति हस्तियां भी हिस्सा ले रही है और राजनीति भी अब शुरू हो गई है। लेकिन राजू, जिस तरीके से अब गुटबाजी का दौर शुरू हो गया है, अलग अलग मुस्लिमों का गुट और दोनों लोगों को अब शहर काजी मान रहा है, इसको लेकर सोशल मीडिया पर अलग अलग मस्जिदों से स्वागत सत्कार की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए लगातार सोशल मीडिया पर दोनों ही दावेदारों की जो ताजपोशी है वो की जा रही है। अलग अलग पक्ष के लोग, मुस्लिम पक्ष के लोग लगातार ताजपोशी करते हुए नजर आ रहे हैं। इसकी लगातार सोशल मीडिया पर भी तस्वीरें वायरल हो रही है। लेकिन हकीकत में कौन शहर काजी है, कौन दावेदारी कर रहा है, ये अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। दोनों ही पक्ष अपनी दावेदारी करते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार ये विवाद और गहराता जा रहा है। इस विवाद में जब तेजी आ गई, जब लगातार राजनीतिक पक्ष के लोग, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विपक्ष के लोग हो, वो लगातार डॉक्टर सालुकीन के पक्ष में लगातार ताजपोशी करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरा जो पक्ष है वो भी अपनी दावेदारी कर रहा है और जगह जगह उनका भी स्वागत किया जा रहा है। बिल्कुल राजू, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो मेरठ में रमजान माह में मस्जिद की शहर काजी की पदवी पर रार लगातार अभी भी जारी है। कथित काजियों में अब तलवार खींचती नजर आ रही है। और अब हम बात कर रहे हैं माया के घर एनएसजी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने 9 साल आपको बता दें, माफ कीजिएगा, 9 माल एवेन्यू स्थित आवास पर एनएसजी कमांडो द्वारा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में एनएसजी कमांडो, सुरक्षा कर्मी, ड्राइवर और पुलिसकर्मी शामिल हुए। इस दौरान स्थानीय पुलिस, फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की टीम भी मौके पर मौजूद रही। सुरक्षा एजेंसियों ने आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए रणनीति को परखा है। प्रशासन का कहना है कि ये एक रूटीन सुरक्षा अभ्यास था, लेकिन
इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इससे पहले भी मायावती की सुरक्षा को लेकर कई बार समीक्षा की जा चुकी है। एनएसजी की इस मॉक ड्रिल से ये साफ है कि प्रशासन किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाह रहा है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती की सुरक्षा के लिए एनएसजी मॉक ड्रिल मायावती के आवास पर आयोजित की गई। 9 मॉल एवेन्यू पर सुरक्षा जांच के लिए एनएसजी की ये मॉक ड्रिल आयोजित हुई है। तो पूर्व मुख्यमंत्री और बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर यह मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। 9 मॉल एवेन्यू पर सुरक्षा जांच के लिए एनएसजी की मॉक ड्रिल आयोजित की गई। सुरक्षाकर्मी, ड्राइवर, पुलिसकर्मी मॉक ड्रिल में शामिल हुए। एनएसजी कमांडो भी इसमें शामिल हुए। पूर्व सीएम मायावती की सुरक्षा के लिए एनएसजी की यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई। बसपा सुप्रीमो मायावती के आवास पर मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। रवाना होंगी। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये उनकी खुद की गाड़ी है। गाड़ी की सुरक्षा की इसको लेकर आपको कुछ देर पहले जो सुरक्षा मॉकड्रिल चल रहा है। तस्वीरें और हम बात कर रहे हैं शिक्षा के मंदिर में महापाप। खबर बलिया से है, जहां जिले के एक स्कूल में परीक्षा देने आई 10वीं की छात्रा 10वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा के साथ स्कूल प्रबंधक व समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जनार्दन यादव पर दुष्कर्म का आरोप लगने से हड़कंप मच गया है। पीड़ित छात्रा के चाचा की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आनन फानन में आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। बताया जा रहा है कि गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में रहने वाली छात्रा के चाचा ने पुलिस को तहरीर देकर कहा कि उसकी भतीजी का एडमिशन बासमती सरयू हायर सेकेंडरी स्कूल खरऊपुर बलिया में हुआ। उसका परीक्षा केंद्र आपको बता दें SBBCIC खरऊपुर उसकर में हुआ था, जिसके प्रबंधक आरोपी जनार्दन यादव जो गणित के पेपर के दिन प्रबंधक जनार्दन यादव ने प्रश्न पत्र समझाने के बहाने विद्यालय परिसर स्थित एक अलग कमरे में ले जाकर छात्रा से दुष्कर्म किया और किसी से ना बताने को कहकर जान से मारने की धमकी भी दी, जिसके बाद से भतीजी डरी सहमी रहने लगी थी। पूछने पर रोते हुए पूरी जानकारी उसने दी, जिस पर चाचा ने पुलिस को शिकायत कर कार्रवाई के साथ बच्ची और परिवार की सुरक्षा की मांग की है। तो परीक्षा देने आई 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म की घटना सामने आई है, जिसका आरोप समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर लगा है। आरोपी को पुलिस ने फिलहाल गिरफ्तार कर लिया है। तो बलिया से अहम खबर आपको दिखाने, परीक्षा देने आई 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। परीक्षा देने आई 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म किया गया। और बलिया से हमारे संवाददाता कृष्णकांत पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्णकांत, 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लगा है। परीक्षा देने आई थी ये 10वीं की छात्रा जिससे दुष्कर्म किया गया है और इसकी FIR दर्ज कराने के लिए चाचा ने पुलिस को शिकायती पत्र दिया। समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर आरोप लगे हैं, क्या है पूरा मामला? जी मनोज महाजी, आपको बता दें कि समाजवादी शिक्षक सभा के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर छात्रा से दुष्कर्म का आरोप लग रहे हैं, वो बलिया जिले के भीमपुरा थाना क्षेत्र के एक स्कूल में परीक्षा देने आई कक्षा 10वीं की छात्रा थी, जिसे स्कूल प्रबंधक और समाजवादी शिक्षक सभा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष पर दुष्कर्म का आरोप लगे हैं। पीड़िता के चाचा की शिकायत पर भीमपुरा पुलिस जो है रविवार की रात मुकदमा दर्ज कर आरोपी को हिरासत में ले ली है। वही देखा जा रहा है कि ये मामला गाजीपुर के करीमुद्दीनपुर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी ने पुलिस को ये उनके चाचा ने शिकायत दी थी। इसके उनके भतीजी का एडमिशन बासमती सरयू हायर सेकेंडरी स्कूल खरऊपुर बलिया में हुआ है। उसकी परीक्षा केंद्र SBBCIC खरऊपुर उसकर में था, जिसके प्रबंधक जनार्दन यादव हैं। 1 मार्च को उनके मित्र
तो जिनके यहाँ उनकी बच्ची ठहरी थी, उन्होंने छात्रा को परीक्षा केंद्र पर छोड़ा और उस दिन गणित का पेपर था। प्रबंधक जनार्दन यादव ने प्रश्न पत्र समझाने के बहाने विद्यालय परिसर स्थित एक अलग कमरे में ले जाकर छात्रा से दुष्कर्म किए और उसे जान से मारने की भी धमकी दी है। इसके बाद से जब भतीजी एग्जाम देकर घर पहुंची तो भतीजी उनके डहरी स्वामी और सामने सरने लगी। पूछने पर रोते हुए पूरी जानकारी अपने परिजनों को दी। चाचा ने पुलिस की शिकायत पर कार्रवाई के साथ बच्ची और परिवार की सुरक्षा की मांग की थी। ऐसे में आरोपी जो है गिरफ्तार हो चुका है। रविवार की शाम कृष्णकांत, अगर बात की जाए उस बच्ची की, तो वो बच्ची बताया जा रहा है कि वो डरी सहमी थी बच्ची, और पहले तो उसने परिजनों को बताया नहीं। उसके बाद जब परिजनों को उसने बताया तो तब इस घटना का खुलासा हुआ, परिजनों ने जाकर एफआईआर दर्ज कराई। क्या जो भी दो आरोपी थे दोनों की पुलिस ने गिरफ्तारी कर ली है कृष्णकांत? जी मनोज महाराज जी, आपको बता दें कि ये बच्ची इतना डरी स्वामी थी कि इनके परिवार मतलब रोती बिलखती थी, अपने घर पहुंची थी। अपने परिजन जो इनके चाचा थे बार बार प्रयास कर रहे थे पूछने के लिए कि बच्ची का क्या मामला है, आखिर में ऐसा क्यों रो रही है, एग्जाम देने के बाद पेपर मतलब सही हुआ है या नहीं हुआ है। उसी के बारे में जब जानकारी ली तो इन्होंने बताया कि मेरे साथ प्रबंधक जो जनार्दन यादव हैं, उन्होंने ऐसे हमारे साथ दुष्कर्म का प्रयास किए हैं या दुष्कर्म किए हैं। तो इसी के बाद जब पुलिस को तारीफ पड़ी इनके चाचा के द्वारा, तो पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर इनको जेल भेज दिया है। जी बिल्कुल कृष्णकांत, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली है, आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। परीक्षा देने आई 10वीं की छात्रा से दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया गया। तो हमारी खास पेशकश में वक्त एक ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद हम बात करेंगे अस्पताल में रेप की। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद हमारी खास पेशकश में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अस्पताल में रेप। खबर फरीदाबाद से, जहां अस्पताल में तीसरी मंजिल पर चल रहे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत आपको बता दें हार्ट सेंटर में एक महिला कर्मचारी के साथ हार्ट सेंटर में काम करने वाले 3 कर्मचारियों द्वारा रेप की कोशिश करने और छेड़छाड़ करने का मामला सामने आया है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ रेप व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। फरीदाबाद के एनआईटी महिला थाने में दर्ज एफआईआर के मुताबिक पीड़िता महिला 2018 से बादशाह खान सिविल अस्पताल की तीसरी मंजिल पर चल रहे आपको बता दें हार्ट सेंटर में बतौर जीडीए की नौकरी करती थी, जिसका हार्ट सेंटर में आए मरीजों की देखने का काम था। महिला का आरोप है कि 2023 में पीयूष श्रीवास्तव नाम का एक व्यक्ति ने फाइनेंस मैनेजर के तौर पर हार्ट सेंटर में काम करने के लिए नौकरी ज्वाइन की थी। फरवरी 2023 में उसने उसे 3 बजे डॉक्टर के कमरे में पानी लेकर बुलाया और पानी पीने के बाद उसने उसके साथ छेड़छाड़ करते हुए जबरदस्ती की। जी देखिए, ये एक जो पीड़िता हमारे पास आई थी तो हमने मुकदमा दर्ज किया। जो भी उसने अपनी एप्लीकेशन में लिख कर दिया उन्हीं धाराओं के तहत हमने उसमें छेड़छाड़ के आरोप थे। और जो आरोपी है जिसमें कि 3 आरोपी हैं, तो पीयूष श्रीवास्तव का जो नाम है वो उसमें रेप करना उसने लिखा हुआ है कि रेप किया है पीयूष श्रीवास्तव ने। तो बाकी इसमें जांच चल रही है और आरोपियों के खिलाफ हम जो भी पुख्ता सबूत हमारे सामने आएंगे और लड़की से भी गहनता से पूछताछ की जाकर और इसमें हम बिल्कुल फेयर इन्वेस्टिगेशन करके ही किसी रिजल्ट पर पहुंच पाएंगे। जी देखिए, ये एक जो पीड़िता हमारे तो फरीदाबाद से ये मामला महिला कर्मचारी से रेप की वारदात का ये मामला सामने आया है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मनोज सूर्यवंशी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, महिला कर्मी के साथ रेप की वारदात ये सामने आई है, क्या है पूरा मामला? बता दें कि फरीदाबाद की सिविल अस्पताल की घटना है, जहां पर फरीदाबाद का सबसे बड़ा हॉस्पिटल इसे माना जाता है, जहां पर इस तरह की निंदनीय जो घटना है वो हॉस्पिटल के अंदर हुई है, जहां तीसरी मंजिल पर हार्ट सेंटर में काम कर रही महिला ने आरोप लगाया है कि 3 युवकों ने उनके साथ छेड़खानी की है, जिसका जो मामला है वो प्रशासन की तरफ से अब दर्ज किया गया है और पुलिस प्रशासन की तरफ से अब जांच गहनता से चल रही है कि जो भी दोषी है उसमें पाया जाएगा उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पर बता दें कि जिस तरह से फरीदाबाद के जो आम लोगों के लिए सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जहाँ पर खुद महिला कर्मचारी
ठीक नहीं है, तो आम पब्लिक के साथ किस तरह का बर्ताव कहीं ना कहीं उसके अंदर होता होगा। इस तरह की जो जांच है हालांकि वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। और बता दें कि अब प्रशासन ने मामला दर्ज आगे की जांच पूरी शुरू कर दी है और जल्द ही आरोपी को पकड़ने की जो बात है वो फरीदाबाद प्रशासन की तरफ से की जा रही है। जी मनोज, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो 3 कर्मचारियों ने महिला कर्मचारी से रेप की कोशिश की। और अगली हम खबर की बात करते हैं अब मूल्यांकन की घड़ी। दरअसल खबर राजधानी लखनऊ से है। माध्यमिक शिक्षा परिषद यूपी बोर्ड से जुड़ी खबर है, जहां 10वीं और 12वीं की उत्तर पुस्तिकाओं का कल से मूल्यांकन शुरू होगा। प्रदेश भर में बनाए गए हैं 261 केंद्रों पर यह मूल्यांकन होगा। सीसीटीवी की निगरानी में जांची जाएंगी उत्तर पुस्तिकाएं। लगभग 3 करोड़ उत्तर पुस्तिकाओं को 15 दिनों में जांचना होगा। बोर्ड मुख्यालय से मूल्यांकन केंद्रों की लाइव निगरानी होगी। मूल्यांकन केंद्रों पर वॉइस रिकॉर्डर के साथ सीसीटीवी लगाए गए हैं। मूल्यांकन केंद्रों पर बाहरी के प्रवेश पर भी पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। बाहरी व्यक्ति के पहुंचने पर जिम्मेदारों के खिलाफ दर्ज होगी एफआईआर। बोर्ड मुख्यालय की तरफ से मूल्यांकन केंद्रों को जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अप्रैल के आखिरी तक 10वीं और 12वीं की परीक्षा के परिणाम आने की संभावना है। 25,56,992 परीक्षार्थी 10वीं परीक्षा में शामिल हुए। वहीं 12वीं में 25,77,733 परीक्षार्थी शामिल हुए। 10वीं में 1,75,224 परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ी, परीक्षा नहीं दी। वहीं 12वीं में 1,27,284 अभ्यर्थियों ने परीक्षा छोड़ी। 24 फरवरी से 12 मार्च के बीच आयोजित हुई बोर्ड की परीक्षा और अब मूल्यांकन की बारी है। तो 25,56,000 परीक्षार्थियों ने परीक्षा दी है 10वीं में। वहीं 12वीं में 25,77,000 परीक्षार्थी ने परीक्षा दी है। और इस बीच अगली अहम खबर सामने आ रही है। इस वक्त की अहम खबर सामने आ रही है मैनपुरी से। अगली अहम खबर सामने आ रही है। नरसंहार पर न्यायालय ने सुनाया फैसला। फिरोजाबाद के देहुली में हुआ था नरसंहार। तो कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई है फांसी की सजा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने 50,000 रुपए का लगाया जुर्माना। 17 हथियारबंद बदमाशों ने की थी फायरिंग। 18 नवंबर 1981 की शाम की थी यह घटना। 23 लोगों की मौके पर हुई थी मौत, जबकि एक व्यक्ति की इलाज के दौरान मौत हुई थी। कुल 24 दलितों की हत्या की गई थी। तो मैनपुर से अहम खबर। नरसंहार पर न्यायालय ने अहम फैसला सुनाया है। फिरोजाबाद के देहुली में हुआ था यह नरसंहार। कोर्ट ने 3 आरोपियों को सुनाई फांसी की सजा। कोर्ट ने 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायालय के द्वारा रामसेवक कप्तान और रामपाल को फांसी की सजा दी गई है और 50,000 जुर्माना किया गया है। किस तरीके का ये नरसंहार था? इसमें 24 दलितों की हत्या हुई थी, क्योंकि ये स्टोरी में आया था कि रामपाल राधे और संतोष के गैंग के कुछ लोग पुलिस ने पकड़े थे। उसमें ये देहुली के लोग जो थे ये लोग गवाह बन गए थे, जो दलित लोग थे। उसी के पीछे खुन्नस खाते हुए इनकी हत्या करी गई। 44 साल बाद ये फैसला आया है, एक पीढ़ी के बाद में इतनी देरी हुई फैसले में। इसमें पहले सन 83 में पत्रावली यहाँ थी, फिर 84 में यहाँ से हाई कोर्ट के आदेश से लोअर कोर्ट इलाहाबाद के लिए भेज दी गई थी। उसके बाद वहाँ उसका ट्रायल हुआ। उसके बाद फिर यहाँ पर मैनपुरी में इसका जुरिडिक्शन था, तो फिर वहाँ से जजमेंट के लिए यहाँ आई। सजा के अलावा कोई और रुपए की 50,000 रुपए का जुर्माना किया गया है तीनों पे। वकील साहब, ये जो आरोपी हैं तीनों, इनकी घटना में क्या पृष्ठभूमि रही? कितने लोगों को मारने में क्या निकल के आया है? इसमें कुछ लोगों का, ये सब इन लोगों ने हत्याकांड को अंजाम दिया था, सामूहिक रूप से नरसंहार किया था। और कप्तान और रामसेवक के द्वारा कुछ महिलाओं को और बच्चों को मारा गया था। क्या कोर्ट के अंदर इन्होंने ये स्वीकार किया है कि इनका इस हत्याकांड में हाथ था या नहीं? इन लोगों ने ये स्वीकार नहीं किया।
क्योंकि कोई अभियुक्त ये स्वीकार नहीं करता कि अपराधी स्वीकार नहीं करता है, लेकिन जब उसके खिलाफ एविडेंस आ जाती है उसी पर न्यायालय जजमेंट देता है। जिन अभियुक्तों को सजा हुई है, क्या उन्हें जो सजा मिली उन्हें उस पर कोई पछतावा है या नहीं है? पछतावा है, अभियुक्त रो रहे हैं। तो फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सार।